अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता देना, रोक देना मुझे जो है। फिर 22 के चुनाव से पहले ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समाचार पत्रों में छपता है कि अब जल्दी ही बनेगी जो है। फिर जनता इनके बहकावे में आ गई और 22 मई के चुनाव में मैं भी मैदान में था और भाजपा भी मैदान में थी और बसपा भी मैदान में थी। ठीक है। फिर जनता ठगी रह गई। 24 का चुनाव फिर आता है। 24 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा, फिर समाचार पत्रों में छपा था कि सब कुछ बाधा पेयजल की समस्या है। अगर ये वास्तव में इस आगरा की जनता की आपको चिंता है तो ये पेयजल से मुक्ति दिला दो, और पेयजल से मुक्ति तभी मिलेगी जब आगरा के अंदर बैराज बन जाएगा। पता नहीं क्यों इनकी कुंभकर्णी निद्रा कब टूटेगी। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग अगर मैं समझता हूं कि जनता के वास्तव में इन्हें चिंता है कि आगरा की जनता की, तो ये यहाँ बैराज के लिए कोई बात ही नहीं करता। माने मुख्यमंत्री जी आते तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता बैराज के। धर्मपाल सिंह जो पहले जो 12 से 17 वाले विधायक थे, बसपा विधायक, बसपा के कार्यकाल, ठीक, तब जनता के लोग, आम जनता कह रही है इस बात को, तब तो उसके अंदर जनता की पीड़ा वो सुनते थे, घर घर जाया करते थे। न उनके अंदर जाति की बात थी, न किसी धर्म की बात थी। जब से 22 में जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने हैं, उन्होंने आम जनता की आवाज को नहीं सुना। बजट जो आगरा के लिए दिया जा रहा है वो आगरा में नहीं लग पा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है? या फिर समाजवादी पार्टी को ही नहीं दिख रहा है कि बजट नहीं लग पा रहा है आगरा में? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सत्ता में तो आप भी रहे, आप लोगों ने फिर आगरा के लिए क्या किया? भाजपा क्यों करे? 30 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, आपने भी देखा होगा। इस आगरा जलेसर बार को रिपेयर करने के लिए, गड्ढा भरने के लिए, वो पैसे कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, वो 19 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि जब तक नेता सत्ता में नहीं आता तब तक वो जनता के हित की बात करता है, जैसे ही सत्ता में आता है फिर उसे पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, जनता के हित का है या अनहित का है, उसे अपने काम से काम। अगर जनता आपको इस तरीके से सपोर्ट करती है तो कैसे विश्वास करें कि आप जनता की बातों पर खरे उतरोगे? अगर एक बार जनता ने मौका दिया तो वीरेंद्र सिंह चौहान आज विधायक, चाहे मैं सत्ता में रहूं, अगर मेरी सरकार भी आ जाएगी तो, और मेरी जनता के मुताबिक, मेरे किए हुए वादों के मुताबिक सरकार मेरी काम नहीं करेगी, तो वीरेंद्र सिंह चौहान सत्ता की परवाह नहीं करेगा, सरकार की परवाह नहीं करेगा, जनता को साथ लेके धरना प्रदर्शन करने का मैं काम करूंगा। एक सवाल पैदा हो रहा है, भाजपा विधायक धर्मपाल जी हैं, वो अपने विकास का वादा पूरे अदमानपुर विधानसभा में करते हैं, आप उनके विकास को कैसे देखते हैं? क्या विकास धरातल स्तर पर उनका हो पा रहा है? क्या बजट वास्तविकता में? योगेश जी, इन्होंने 9 विधायक, 9 के 9 विधायक दे दिए जनता ने। कितना वोट दिया इनको जो है, उसके बाद दोनों सांसद इनको दे दिए। जिला पंचायत का अध्यक्ष इनका है, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष इनका है, और मेयर इनका है। अब मैं समझता हूँ कि ये कितना इस जनता का खून चूसेंगे, कब ये जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे? सड़क का समस्या का समाधान है, जनता कह रही है कि चौहान साहब अब के इनको सबक सिखा देंगे जो है। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ धर्मपाल सिंह जी को विधायक बनाया था, 2027 के आने वाले चुनाव में इनको ऐसा सबक सिखाएगी। हो रहा है कि क्षेत्रीय विधायक तमाम सारे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लगातार कर रहे हैं, आप विकास मान रहे हो या चुनावी एजेंडा मान रहे हो? चीजों को उनको भी मान रहे हैं, धर्मगुरु में मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आप सनातन को मानने की बात कर रहे हो? मान रहे हैं हम लोग। कैसे मान रहे हो? मान रहे हैं। हमारे यादव जी मंदिर देखने के लिए, हमारे अखिलेश यादव, मैं जाति की बात नहीं करता। जाति कहाँ देखी उन्होंने? मैं जाति की बात नहीं करता। विकास दुबे का एनकाउंटर किया, वहाँ जाति नहीं देखी। देखिए, विकास दुबे, मैं मानता हूँ कि चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अपराधी तो अपराधी है, उसको अपराधी कोई जाति नहीं होती, और अपराधी को अपराधी मानकर सरकार को ये काम करना चाहिए। तो आपको कैसे लगता है कि अपराधी और नहीं माना है? तमाम, आपको कैसे लगता है? नहीं, क्योंकि देखो, जो बुलडोजर चला है, एनकाउंटर हुए हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड उठा के देखिएगा, कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, तब आज उनके एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है एक जाति विशेष को टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं देखो अपराधी का एनकाउंटर किया है, बहुत अच्छी बात। योगी जी के तो सही काम करेंगे तो उसकी कोई नकारेगा नहीं। आप मानते हो कि सही काम किया? तो जो अपराधियों का एनकाउंटर किया है वो सही है,
गुरु ग्रंथ साहिब है, सबका सम्मान करते यूं हैं, क्यों नहीं कहते कि ईसाइयों का शंकराचार्य सम्मान को करते हैं। पिटवाने का भी काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, शंकराचार्य को पिटवाने का तो बीजेपी ने काम किया है। शंकराचार्य को पिटवाने का समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया नहीं है। नहीं, ये तो आप अभी है, इतिहास उठाइए, अभी ताजा उठ के देख अभी ये लीजिए। बटकों के साथ हुआ है, नहीं उसमें तो शंकराचार्य को सीधा पीटा गया नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, इसके वीडियो ये तथ्य प्रमाण हम देंगे आपको। ये ऐसा नहीं है। ऐसा सबक सिखाएगी। एक तो जनता के अंदर पूरे विधानसभा में हर गांव में इन्होंने जो पार्टी बंदी डालने का काम किया है, गांव गांव पार्टी बंदी डाल दी है इन्होंने। पूरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे अपने गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं जो प्रतिष्ठित परिवार थे उनको बेइज्जत करने का ये काम है। आज खबर एक्सपर्ट के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे एतमादपुर तहसील से वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो हारने के बावजूद भी मैदान में आने से रुके नहीं और प्रत्येक दिन जनता के बीच रहे। और इन विगत 5 सालों में उन्होंने हर मुद्दे को बेबाक तरीके से उठाया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन जनता के हित की बात करी। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं खबर एक्सपर्ट के इस पहले पॉडकास्ट में। उनसे मैं पहले बातचीत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप एज ए ट्यूटर, एज ए बहुत बड़े प्रोफेसर और बहुत अच्छे पद पर रहे हो शिक्षा जगत में, आज एतमादपुर तहसील में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे और उसके बावजूद हारे भी, लेकिन आपने जनता के बीच जाना नहीं छोड़ा। ऐसा क्या है जनता में जो आप आज तक जनता के बीच रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जी, क्योंकि समय मुझे बहुत कम मिला था। ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि चुनाव में जाऊंगा, चुनाव के मैदान में तो बड़े बड़े महारथी हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन मैंने किसी की चिंता नहीं की। और चूंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति रहा, जब मैं पढ़ता था गांव से निकल के 1985 में आरबीएस कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया और उस समय छात्र राजनीति का आरबीएस कॉलेज प्रमुख केंद्र रहा करता था, जहां शिवेंद्र पाल सिंह सिसु भाई साहब हमारे आदर्श थे। ठीक है। वो छात्र संघ के आरबीएस कॉलेज के उस समय अध्यक्ष थे। आरबीएस कॉलेज यानी उत्तर प्रदेश में सिसु के नाम से उन्हें ऐसा कोई छात्र नहीं था, उन्हें कोई नहीं जानता। तो वो हमारे आदर्श थे। और उसके बाद जब आरबीएस कॉलेज का पानी ऐसा है, वहाँ की भूमि ऐसी है, जो आरबीएस कॉलेज का पानी और भूमि वहाँ पे रहा, वो कहीं दुनिया के किसी क्षेत्र में रहा, उसने कहीं मात नहीं खाई। तो मैं अपना आरबीएस कॉलेज को मुख्य केंद्र बिंदु मानता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मैदान में आके मैंने किसी की परवाह नहीं की। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस विधानसभा की जो देवतुल्य जनता है, वो निश्चित रूप से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो इतने भोले लोग हैं, जो कोई आ जाए उनकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आके जो है, क्षणिक बातों में आके जो है, और कहीं से कहीं किसी व्यक्ति को पहुंचाने का काम करते हैं। जब मैं 22 में आया और मुझे परिणाम जो मेरे सामने आया वो सबके सामने है, लेकिन मैं जनता, देवतुल्य जनता की कमी नहीं मानता। मैं उसमें अपनी कमी मानता हूं कि मेरे पास चूँकि समय कम था और समयाभाव होने के कारण मैं अपने व्यवहार से, अपनी भाषा और शैली से यहाँ के लोगों का मैं दिल नहीं जीत पाया। इसलिए मैं अपनी कमी मानता हूँ, इस एतमादपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता की मैं कमी नहीं मानता। और इस बीच में मैंने देखा हारने के बाद, हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रहा था, हार के बाद आपने क्या सीखा? हारने के बाद जब मैं उनके बीच में गया और जिस तरह का उन्होंने अपार स्नेह दिया, मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाने के बाद सुकावा से लौट के आता हूँ तो इस एफएस हॉस्पिटल के वाले फ्लाईओवर से नीचे मेरी विधानसभा लग जाती है। मेरा मन नहीं करता घर जाने को, क्योंकि मेरी विधानसभा का हर परिवार मेरा अपना परिवार है। उन्होंने इतना स्नेह दिया है और
मैं मानता हूं कि ऐसा कोई परिवार नहीं जाति और धर्म से उठ गया। जब मैं गया हर एक प्रत्येक उसमें सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, जन्मदिन पे रसिया दंगल हो या कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे यहाँ के लोग अपना जनप्रतिनिधि उनके जो भी हैं आज सबको पता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इतना स्नेह दिया। मैं तो इस देवतुल्य जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे प्यार दिया। मैं कभी सांसद विधायक कभी न बनूँ, लेकिन जनता का, अपने विधानसभा, अपने परिवारीजनों का स्नेह मुझे मिलता रहे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है। बार बार लोग पूछते हैं कि विधायक नहीं बने, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कौन सी 3 समस्याएं ज़्यादा देखी हैं जो जेनुअल जनता से जुड़ी हुई हैं अब तक? आपकी बात पूछते हैं लोग। मैंने जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो यहाँ जो रोड संबंधी समस्या है। ठीक है। अभी माननीय विधायक जी अपने को विकास पुरुष कहते हैं। विधायक जी 2012 से 17 तक विधायक रहे। 17 में दूसरे विधायक आ गए। फिर अब आपने देखा आगरा जलेसर मार्ग है, हमारे सबके परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मभूमि है। ठीक है। पूरे देश भर से लोग और विदेश से भी लोग यहाँ आए दिन उनका आवागमन आमल खिला में बना रहता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री जी ने भी आमल खिला को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की। अब आप देखिए 2014 में जब भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय रामशंकर कठेरिया जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने इस सड़क के लिए जो गडकरी महोदय हैं उनसे शिलान्यास कराने का काम किया कि ये टेढ़ी बगिया से लेके आमलखेड़ा तक ये 4 लेन का मार्ग इसको स्वीकृत कराया और शिलापट्टिका भी लगाई। जनता कितनी भोली है यहाँ की। 2017 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे चैनल तमाम लोगों के माध्यम से प्रसार प्रचार जनता को करने का काम किया कि ये 4 लेन बनेगा, इसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। तो जनता भोली वाली है और जी तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मत देकर जो है इनको विधायक बनाने का काम किया। 2017 में विधायक बना। जनता ने सोचा कि अब पैसा आ जाएगा, ये सड़क बन जाएगी। 2019 का फिर चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में नए प्रत्याशी आए, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब। उन्होंने भी चुनाव से पहले, आपको पता होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर घोषणा करते हैं ये लोग कि अब 2019 के चुनाव के तुरंत बाद अब पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, ये सब रोड फिर बन जाएगा। 2019 के चुनाव में भी इतना मत दिया इस विधानसभा के लोगों ने और एसपी सिंह बघेल साहब भारी मतों से चुनाव जीते। फिर ठगी रह गई जनता। 19 भी निकल गई, फिर 22 आ गई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता देना, रोक देना मुझे जो है। फिर 22 के चुनाव से पहले ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समाचार पत्रों में छपता है कि अब जल्दी ही बनेगी जो है। फिर जनता इनके बहकावे में आ गई और 22 मई के चुनाव में मैं भी मैदान में था और भाजपा भी मैदान में थी और बसपा भी मैदान में थी। ठीक है। फिर जनता ठगी रह गई। 24 का चुनाव फिर आता है। 24 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा, फिर समाचार पत्रों में छपा था कि सब कुछ बाधाएं दूर हो गई हैं, जो एनजीटी की समस्या है वो दूर हो गई है और सब बाधाएं दूर होके 24 का चुनाव जैसे ही समाप्त खत्म होगा, ये निश्चित रूप से ये सड़क बनेगी। 24 का चुनाव खत्म हो गया, 26 साल, पता नहीं कितने ठगेंगे ये लोग। अब ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकार इन्हीं की है, भारत सरकार में भी यही लोग बैठे हुए हैं। अब मैं समझता हूँ, पता नहीं यहाँ की आगरा की जनता तो इतनी भोली वाली जनता है, इन्होंने 9 विधायक के 9 के 9 विधायक दे दिए जनता ने। कितना वोट दिया इनको जो है, उसके बाद दोनों सांसद इनको दे दिए।
जिला पंचायत का अध्यक्ष इनका है, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष इनका है और मेयर इनका है। अब मैं समझता हूँ कि ये कितना इस जनता का खून चूसेंगे, कब ये जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। सड़क का समस्या का समाधान है, पीने के पानी की समस्या आपसे छिपी नहीं। मेरी विधानसभा में लगभग 2 से 14 बूथ ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं। आज तक वहाँ पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र में आप देख लें, नर की स्थिति बनी हुई है। आप गली मोहल्लों में जाके सर्वे कर ले, मैं आए दिन जाता हूँ, आज तक कोई सड़क नहीं बनी वहाँ पे। क्या मानते हैं आप, बजट जो आगरा के लिए दिया जा रहा है वो आगरा में नहीं लग पा रहा है? आपको ऐसा प्रतीत होता है, या फिर समाजवादी पार्टी को ही नहीं दिख रहा है कि बजट नहीं लग पा रहा है आगरा में? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सत्ता में तो आप भी रहे, आप लोगों ने फिर आगरा के लिए क्या किया? भाजपा क्यों करे? वो तो अपने अनुसार कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप भी सरकार में रहे, तो आपकी सरकार ने बजट को क्यों नहीं लगाया फिर आगरा में? 2000 से 12 से 17 से लेके हमारी सरकार रही। ठीक है। उस समय आपको पता है कि केंद्र में सरकार में और कोई लोग बैठे हुए थे और 12 से 17 की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका एक ड्रीम, आगरा के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका कि आगरा के लिए बैराज। ठीक है। बीच में आपने देखा कि रमेश भंडारी जी यहाँ के गवर्नर थे, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन लग गया था और रक्षा मंत्री के रूप में माननीय मुलायम सिंह यादव थे। उस समय रमेश भंडारी जी ने, मुलायम सिंह जी ने कहा, और क्योंकि हम लोग सहयोग में थे, रक्षा मंत्री थे नेताजी हमारे, तो उस समय पोइया घाट पर रमेश भंडारी जी उस समय इस बैराज का शिलान्यास करके गए। उसके बाद क्या होता है कि जब केंद्र में सरकार दूसरे की होती है, उसमें तमाम तरह की बाधाएं आ गई और वो बैराज आज तक नहीं बन पाया। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एक तरफ आप विकास की बात करते हो, ये कहते हो विकास, हमसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं है कोई, तो क्या आपको दिखाई नहीं देता? अब केंद्र में भी आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप बैठे हैं, तो मैं सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है। अगर ये वास्तव में इस आगरा की जनता की आपको चिंता है तो ये पेयजल से मुक्ति दिला दो, और पेयजल से मुक्ति तभी मिलेगी जब आगरा के अंदर बैराज बन जाएगा। पता नहीं क्यों इनकी कुंभकर्णी निद्रा कब टूटेगी। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग अगर मैं समझता हूं कि जनता के वास्तव में इन्हें चिंता है कि आगरा की जनता की, तो ये यहाँ बैराज के लिए कोई बात ही नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी आते तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता बैराज के लिए, और माननीय विधायक जी ये बैठे हुए धर्मपाल सिंह जी बार बार कहते हैं कि हम लोग पैसा सैंक्शन हो गया है और यहाँ इस यमुना के इधर इस पार में हम लोग वाटर वर्क्स बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसका काम चल रहा है। अब वो कहते हैं कि विकास के लिए गंगा परियोजना इधर आ ही रही है, क्षेत्र में पानी ही पानी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्यों पानी नहीं दिख रहा है? क्या बात है? क्या सत्ता में इस बार आने के लिए एड़ी चोटी का बात समाजवादी पार्टी की नहीं है योगेश जी, यहाँ की जनता की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इनकी यही चिंता थी तो 22 से लेकर आज 26 आ गई, क्या 4 साल 4.5 साल हो गई? क्या 4.5 साल में ये आज तक वाटर वर्क्स की समस्या का समाधान नहीं कर पाए? मैं अभी कह रहा था आपसे, जिस तरह से ये झूठे वादे कर रहे थे 2014 से लेके अब तक, अब आप देख लेना चुनाव आ जाएगा 27 का, उससे पहले वाटर वर्क्स नहीं बनेगा, न ये रोड बनेगा। और 27 से पहले महीने 2 महीने देख लेना, अब कहेंगे एनजीटी की समस्या दूर हो गई, इस सड़क के लिए भी पैसा सैंक्शन हो गया, लेकिन वो कह देंगे आचार संहिता लग गई, और उसके बाद चुनाव के बाद हम लोग इस काम को पूरा करा देंगे। अब ये आगरा की जनता और मेरी रत्नापुर विधानसभा की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, अब इनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। समय आएगा और जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि 26 आ गई है, 26 में आप देख रहे जून आ गई है, 6 महीने निकल गए। अब मैं समझ 3 महीने और बचे हैं, नवंबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। जब आचार संहिता 3 महीने में न ये रोड बना पाएंगे, न ये वाटर वर्क्स पानी की समस्या का समाधान कर पाएंगे, और पानी की समस्या के साथ साथ यहाँ पर अभी इन्होंने वादा किया कि स्टेडियम भी लेके आ रहे हैं हम। जो है यहाँ एतमापुर का जो युवा है वो देख रहा था कि स्टेडियम कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब आज अखबार में फिर आया है कि आगरा को और फतेहपुर सीकरी को और इनको फिर सौगात मिलेगी स्टेडियम की। मैं योगेश जी आपसे कह रहा हूँ, अगर ये दे दें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, हम हमेशा अच्छा सरकार काम करेगी तो हम अच्छी बात कहें। ठीक है।
और हम तो यहाँ के युवाओं के लिए जो इन लोगों ने वादा किया है, स्टेडियम दे देंगे तो यहाँ का युवा जो खेल के लिए भटक रहा है, न कोई खेल का मैदान है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि पहले खेल के हम छोटे छोटे थे, हर गांव में खेल के मैदान हुआ करते थे। अब तमाम खेल के मैदानों पर कब्जा कर लिया लोगों ने। अतिक्रमण की बात करते हैं, सरकारी भूमि पर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया। इन लोगों ने 2017 से ये सत्ता पर काबिज हैं। इन्होंने आज तक कोई अतिक्रमण जिन लोगों ने किया, आज तक उस अतिक्रमण से मुक्ति नहीं दिलाई। लेकिन मैं ये मांग करना चाहता हूँ, ये स्टेडियम बना दें, तो जिस दिन स्टेडियम बन जाएगा हम लोग जय जयकार करेंगे। ये यहाँ पे वाटर वर्क्स ले आएंगे हम लोग। ऐसे ही सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग, अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। ये जब बना देंगे तो हम लोग को जय जयकार करेंगे। ठीक है, एक सवाल पैदा हो रहा है। भाजपा विधायक धर्मपाल जी हैं, वो अपने विकास का वादा पूरे एतमादपुर विधानसभा में करते हैं। आप उनके विकास को कैसे देखते हैं? क्या विकास धरातल स्तर पर उनका हो पा रहा है? क्या बजट वास्तविकता में? योगेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं नहीं कह रहा, मैं तो चूंकि विपक्ष का व्यक्ति हूँ, एतमादपुर विधानसभा का बच्चा इस बात को कह रहा है। हर आदमी कह रहा है, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो। वो ये कह रहा है कि धर्मपाल सिंह जो पहले जो 12 से 17 वाले विधायक थे, बसपा के कार्यकाल में, तब जनता के लोग, आम जनता कह रही है इस बात को, तब तो उसके अंदर जनता की पीड़ा वो सुनते थे, घर घर जाया करते थे। न उनके अंदर जाति की बात थी, न किसी धर्म की बात थी। जब से 22 में जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने हैं, उन्होंने आम जनता की आवाज़ को नहीं सुना, आम जनता की समस्या को अपनी समस्या नहीं माना। इस बात को वीरेंद्र सिंह चौहान नहीं कह रहा, इस एतमादपुर विधानसभा की एक एक बच्चा कह रहा है, एक एक जनता कह रही है। इनके अंदर जो जनता से जुड़ी हुई समस्या थी, इनको ये भूल गए। इन्हें पता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ, अब मैं मेहनत करूँ या न करूँ, जनता के काम करूँ या न करूँ, भाजपा के नाम पे जनता वोट अपने आप दे देगी। तो इसलिए जनता भी अपने को ठगा सा महसूस कर रही है और जनता कह रही है, और जब जिस गांव में मैं जाता हूं, जिस परिवार के बीच में बैठता हूं, जनता कह रही है कि चौहान साहब अब के इनको सबक सिखा देंगे। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ धर्मपाल सिंह जी को विधायक बनाया था, 2027 के आने वाले चुनाव में इनको ऐसा सबक सिखाएगी। एक तो जनता के अंदर पूरे विधानसभा में, हर गांव में इन्होंने जो पार्टीबंदी डालने का काम किया है, गांव-गांव पार्टीबंदी डाल दी है इन्होंने। पूरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे अपने गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं जो प्रतिष्ठित परिवार थे उनको बेइज्जत करने का ये काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के लोग हों। और जाति के लोग तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह के अंदर पहले कोई जातवाद नहीं था, इनके ऊपर बहुत बड़ा ठप्पा लग गया है। जिस नेता के अंदर जातवाद का ठप्पा लग जाए, मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नेता जो है कभी सफल नहीं हो सकता। अगर वीरेंद्र सिंह चौहान, तो मैं तो देखता हूँ, मैं किसी न जाति की बात करता, न धर्म की बात करता, मैं बात करता हूँ तो किसी आम जरूरतमंद लोगों की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हों, किसी जाति के व्यक्ति हों। लेकिन सवाल तो दादा यहाँ ये भी पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि जब तक नेता सत्ता में नहीं आता तब तक वो जनता के हित की बात करता है। जैसे ही सत्ता में आता है फिर उसे पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, जनता के हित का है या अनहित का है, उसे अपने काम से काम। अगर जनता आपको इस तरीके से सपोर्ट करती है तो कैसे विश्वास करें कि आप जनता की बातों पर खरे उतरोगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरी इस क्षेत्र विधानसभा में विधायक बनना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, ना मेरा कोई पेशा है। मैं तो आज़ाद हिंदुस्तान में इस एतमादपुर विधानसभा से विधायक चुने थे हमारे परम पूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उस समय हुआ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन स्वर्गीय उल्फत सिंह चौहान निर्भय जी। इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब वो बोला करते थे, जब जाया करते थे, निर्भय जी इस विधानसभा के गांव हसनपुर के रहने वाले थे। और ये एतमादपुर की ये भूमि है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों की भूमि है। मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ, मेरे आदर्श स्वर्गीय उल्फत सिंह चौहान निर्भय जी मेरे आदर्श हैं। ठीक है।
आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। ऐसी आत्माएं कभी मरा नहीं करती, वो उनकी आत्माएं हमेशा अजर और अमर हैं। जब वो बोला करते थे, गांव देहात में जाया करते थे, किसी न जात देखी न धर्म देखा उन्होंने देखा तो जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उस समय प्राइमरी स्कूलों को खोलने का और टीचर नियुक्त करने का उनके अधिकार होता था। ठीक है। किसी गांव में जाते थे, अगर मिडिल स्कूल कोई पास होता था बच्चा, वो पूछते थे, जात नहीं पूछते थे, वो ये पूछते थे क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चा, कि बाबा ये मिडिल पास हो गया। वो के फलाने स्कूल में जाके पढ़ा ले। वो कहते नियुक्ति पत्र, उनका एक ही जवाब होता था, पूरा नियुक्ति पत्र उल्फत सिंह बैठा हुआ है, निर्भय बैठा हुआ है, क्यों चिंता करते हो, और उसकी नौकरी देने का काम करते थे। निर्भय जी ऐसी बेबाक नेता हुआ करते थे। इस आगरा जनपद ही नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में उनकी धाक इस विधानसभा में उनको पहचान थी उनकी। जो निर्भय नाम इसीलिए पड़ा था, डंके की चोट कहा करते थे वो जो है। राजा साहब बधावर हम सब की एक स्टेट हुआ करती थी। राजा बधावर के घर पे बैठ के वो क्या करते थे, राजा साहब तुम नेता हो, वो सॉरी तुम राजा हो, अगर इस जिले का नेता है तो निर्भय नेता है। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत चंद्रभान गुप्ता उस समय के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डंकी की चोट कहते थे, उनके मन मुताबिक यहाँ पर टिकट नहीं दिए थे। निर्भय जी ने कहा वहाँ पर कि पंडित जी तुम टिकट तो बांट सकते हो, गुप्ता जी आप टिकट तो बांट सकते हो, लेकिन आगरा का नेता अगर कोई है तो वो निर्भय है, और तुम टिकट दे देना। और उन्होंने अपने 4 प्रत्याशी यहाँ पे लड़ाए थे, उनके प्रत्याशियों को हराने का काम किया था, और निर्भय जी के चारों एमएलए उनके बने थे। तो मैं तो केवल इस विधानसभा में केवल ये दिखाना चाहता हूँ, निर्भय जी की जो सोच थी वो दोबारा से इस विधानसभा में धाक स्थापित करने के लिए वीरेंद्र सिंह चौहान की एक इच्छा है कि जरूरतमंद लोगों के लिए विधायकी को मैं समर्पित करना चाहता हूं। अगर एक बार जनता ने मौका दिया तो वीरेंद्र सिंह चौहान आज विधायक, चाहे मैं सत्ता में रहूं, अगर मेरी सरकार भी आ जाएगी तो और मेरी जनता के मुताबिक, मेरे किए हुए वादों के मुताबिक सरकार मेरी काम नहीं करेगी, तो वीरेंद्र सिंह चौहान सत्ता की परवाह नहीं करेगा, सरकार की परवाह नहीं करेगा, जनता को साथ लेके धरना प्रदर्शन करने का मैं काम करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि वापस लौट जाओगे, ये शब्द माइक पर बोल रहे हो आप? मैं माइक पर बोल रहा हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसरों का पूरे उत्तर प्रदेश का मैं नेता हूं। मेरी कथनी और करनी में अंतर होता तो 2 बार मैं आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष बना। ऐसे वर्ग का मैं नेतृत्व कर रहा हूं जिन्हें 3 लाख रुपए आज वेतन मिल रहा है। और आज मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 22,000 शिक्षक हैं, और 22,000 शिक्षक बोर्ड से मैं चुनाव जीतता हूं। एक बार तो आदमी गुमराह करके उनका नेता बन जाएगा। योगेश जी, मैं 2016 से लेके 22 तक अध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष में फिर दोबारा चुनाव हुआ। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे हराने के लिए लग गए, और उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है। हराने के लिए आज भी आपको पता है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ज़्यादा, उनकी संख्या ज़्यादा है। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और मुझे हराने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और 2022 में चुनाव के बाद मुझे अपना नेता फिर चुना। आज तक मैं उनका अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी कथनी और करनी में अंतर होता तो वो दोबारा अध्यक्ष बनाते। मैं भोली भाली जनता से तो मैं अभी आप कहोगे कि जो चुनाव से पहले लोग कहते हैं, वादा करते हैं, दोबारा नहीं करते। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। मैं जनता की अपेक्षा, यदमापुर विधानसभा मेरा परिवार के लोग हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं गांव का प्रधान भी रहा हूँ, मेरी पत्नी प्रधान भी रही है। मेरे कार्यकाल में पूछ लेना, पता कर लेना कि मेरा कार्यकाल कैसा था। चौकड़ा मेरा गांव है। चौकड़ा के आज भी लोग कहते हैं कि प्रधानी बहुत लोगों की देखी, लेकिन चौहान साहब की जब पत्नी जब प्रधान थी तो जिन्होंने जो काम कराया आज तक कोई काम करा नहीं पाया। 2000 से लेकर 2005 तक मेरी पत्नी प्रधान थी। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं जनता एक बार मुझे मौका देगी तो मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। और मैं आपसे, आपके चैनल पे के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर उनकी अपेक्षाओं में मैं खरा नहीं उतरा तो 20 में ही त्यागपत्र देने का काम करेगा वीरेंद्र सिंह चौहान। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, और पूरे विधानसभा के लोगों को हक होगा, बुजुर्गों का हक होगा कि मेरा कान ऐंठने का हक होगा। अगर मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरूँ
तो मेरे इस विधानसभा के बुजुर्ग मेरा कान ऐठ सकते हैं, मुझे दंड जो देना चाहें वो दे सकते हैं। और जब आप कहना कि मैं अगर बीच में इस्तीफा नहीं दे दूँ कि अगर काम न होगा, तो इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। वीरेंद्र सिंह जी, अभी फिलहाल में एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्षेत्रीय विधायक तमाम सारे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लगातार कर रहे हैं। आप विकास मान रहे हो या चुनावी एजेंडा मान रहे हो उन चीज़ों को? मैं इसको चुनाव का एजेंडा मानता हूँ। आपने देखा कि अभी ये सड़क बनी है आत्मापुर से लेके बरहन तक, ठीक है। अभी देख रहे हो आपको, जब पिछली बार मैंने ये मुद्दा उठाया था तो दूसरे दिन ही माननीय विधायक जी अपने पूरे अमले को लेके पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो खुद स्वीकार करते हैं कि इस जो ठेकेदार ने ये सड़क बनाई वो गुणवत्तापरक शिक्षा वो सड़क नहीं थी, ठीक है। और उन्होंने स्वीकार किया कि ये ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी से कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं देश का, और यहाँ पर विधायक जी चौकीदार अपने को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी भी कहते हैं भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चाहे चल जाता है। क्या आप बताइए, इतना पैसा स्वीकृत हुआ, इसकी डीपीआर निकाल लेते माननीय विधायक जी, जापान की टेक्नोलॉजी की बात करते थे और उन्होंने स्वीकार भी किया, उसको भी 6 महीने हो गए। क्या माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, न तो वो ठेकेदार दंडित हुआ और जो पैसा की जवाबदेही उसकी थी, और मैं कहता हूं जवाबदेही अगर उस ठेकेदार की थी, और सरकार क्या कर रही है, माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं, तो अगर उन्हें चिंता इस बात की होती, अगर उनका कहीं इसमें संलिप्तता न होती, तो मैं समझता हूं विधायक जी आज तक तो मुख्यमंत्री जी से कह के उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देते और उसके आवास पे बुलडोजर चलाने का काम करते, रिकवरी उससे हो गई होती। हाँ, तो ये जापान टेक्नोलॉजी से बना हुआ रोड है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि विकास नहीं हुआ? अभी तक देखो उखड़ा नहीं है, कितना मस्त है। आप भी जाते हो बरहन तक, आवलखेड़ा तक, कोई प्रॉब्लम उखड़ा है। आप चलो कितना उसमें लोच है, अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत होता है। जापानी टेक्नोलॉजी है, इसमें तो कहीं पानी, पेट का पानी नहीं भी हिलना चाहिए था इसका तो जो है। और आज देख लीजिए आप, गड्ढा कितने गड्ढे हैं आज भी जो है, गड्ढे भरे हैं, किस तरह से गड्ढे भरे हैं। अभी आपको पता है कि 5 साल तक कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होती है, अगर कहीं भी खामियां होगी उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी होती है। आज तक पता नहीं कहाँ न तो रिपेयर हुआ, और रिपेयर के लिए पैसा इसके लिए सेंशन हुआ होगा, ठेकेदार की जिम्मेदारी है। उसी डीपीआर में जो पैसा सेंशन हुआ था उसमें काम होना चाहिए था। अभी आपने देखा कि 19 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, आपने भी देखा होगा, इस आगरा जलेसर मार्ग को रिपेयर करने के लिए, गड्ढा भरने के लिए, वो पैसे कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, वो 19 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? 19 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अभी तो बरसात हुई भी नहीं और 19 करोड़ रुपए हिले लग गए। पता नहीं क्या है भाई, क्या करना चाहते हैं ये लोग? माननीय सांसद जी भारत सरकार के मंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनकी जवाबदेही बराबर की जवाबदेही है। यहाँ के वो सांसद हैं, यहाँ पर भारत सरकार के मंत्री हैं, विधायक के साथ साथ जिम्मेदारी माननीय सांसद जी की भी है। अकेले मैं विधायक को जिम्मेदार नहीं मानता, भारत सरकार के मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल साहब। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को क्या हो जाता है, जहां जाते हैं लंबी चौड़ी बात करते हैं, जनता को उपदेश देने का बात करते हैं, जनता से कहते हैं कि अपना खेत बेच देना, बच्चों को अपनी बची जमीन को बेच देना, अपने घर को बेच देना, लेकिन बच्चों को पढ़ा लेना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं कहता हूं ये उपदेश दूसरे को मत दो माननीय मंत्री जी। अगर जरा भी चिंता है आपको, और योगी जी के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात है, तो आप जरा यहाँ से निकलते हो, जलेसर रोड से भी निकलते हो, खंदौली आगरा से टेढ़ी वजह से खंदौली भी जाते हो, और खंदौली से पूरा आवलखेड़ा बरहन तक इस रोड पर भी जाते हो। जरा भी चिंता है आपको जो है, तो इसको भी जरा देख लो, ये उपदेश देना बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर जनता, वरना आपको मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की इस बहकावे मत आना। इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, सबको पता है। इतना पैसा सेंशन हो रहा है, उस पैसे को बंदर बांट हो रहा है। अगर ये बंदर बांट न होता, ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, उच्च स्तरीय यहाँ की जांच करा लो इन सड़कों की जो है। ये पैसा सेंशन हो रहा है, तमाम जहाँ हिल्ले लगना चाहिए, चाहे विधायक हों सांसद हों, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग दावे से कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी में रहा था, भ्रष्टाचार अभी बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई
और लखनऊ एक्सप्रेस, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का पूरी जांच कराई, और ऐसी गुणवत्ता का रोड आज तक नहीं बना योगेश जी। अगर गुणवत्ता परक ये रोड न बना होता, अब तक माननीय अखिलेश यादव जी को जेल में डाल देते। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिस संस्था से जांच कराना चाहो करा लो, लेकिन आज तक एक भी दाग नहीं आया हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर। अब ये इनके सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, आपको पता है कि क्या स्थिति है उसकी, चल के देख लेना कितनी डबक है उस पर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, उस पर चल के देख लेना कैसा एक्सप्रेसवे बना। इन्होंने एक भी एक्सप्रेसवे सही नहीं बनाया। अरे देख लो आप, जो है मुझे लगता है इसकी कि जांच आपको नहीं दिखाई दे रहा, समाजवादी पार्टी को। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बात समाजवादियों की नहीं है, आम जनता की बात है। अब आम जनता तो कह रही है कि चारों तरफ रोड बनवा दिए, विकास हो रहा है, जगह जगह विकास की गंगा बह रही है। अभी देखो बहुत सारी योजनाएं धरातल स्तर पर आ रही हैं जो कभी जनता ने देखी नहीं थी, वो हो रहा है। यहाँ तो एक कहावत है कि रामराज आया है विधायक जी के निवास में। बस मुझे तो ऐसा लगता है ये रामराज की कल्पना जो लोग कर रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, और भगवान को जो लोग धोखा देंगे, मैं समझता हूँ भगवान प्रभु श्री राम इनको अब के ऐसा दंड देंगे। आपने देख ही रहे हैं आप लोग, जो है भगवान प्रभु श्री राम उसमें चोरी हो रही है, उसमें चोरी हो रही है, दान में चोरी हो रही है। अब एसआईटी की बात कर रहे हैं, एसआईटी गठित कर दी आपने और आज तक एफआईआर नहीं हुई। पहले कम से कम एफआईआर तो होती, अब तक एफआईआर नहीं हुई और उसकी बात कर रहे हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं, समाजवादी लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के साथ ये लोग ऐसा धोखा कर रहे हैं, उस चंदे को भी कम से कम खाने का काम कर रहे हैं, और चंदा में सबको पता है संलिप्तता किसकी है। तो एसआईटी गठित करने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा भी चिंता है, जो भी दोषी है उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चला देंगे तो हम सब लोग, उत्तर प्रदेश की जनता मानेगी कि आज योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आज तमाम लोगों का मनाम आ रहा है, जो बात कर रहे हैं, आज तमाम चंपत राज की बात आ रही है, चंपत राय जी की पूछताछ हो रही है उनसे। जो है चंपत राय जी, अगर योगी जी का तंत्र तो इतना बड़ा है, अगर ये लोग चाहेंगे तो 1 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और जिस तरह से भगवान जो राम अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर है, देश के करोड़ों लोगों की आस्थाएं, कम से कम 100 करोड़ लोगों की आस्थाएं उस भगवान राम के मंदिर से जुड़ी हुई है, और आज ये भगवान राम के मंदिर के साथ ऐसा कर रहे हैं, उस चंदा की चोरी करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भगवान प्रभु श्री राम इस करोड़ों 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको, ऐसे लोगों को, चोर लोगों को जो है दंडित निश्चित रूप से करेंगे। भगवान राम तो हमारे भी हैं, सबके भी हैं। तो इसलिए आप देखना योगेश जी, इस बार 2027 के चुनाव में भगवान प्रभु श्री राम ही देश की जनता की, जो है उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को बदलेंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, आगरा की जनता 9 में से कम हमारी 6 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं दावा कर रहा हूँ, अब तक हम लोग नहीं जीते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये ऊसर भूमि रही है आगरा की। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आगरा के लिए बहुत किया है। आपने देखा कि इनर रिंग रोड बनाया तो उन्होंने ही बनाया। आपने देखा आगरा से लेके इटावा तक साइकिल पाथ भी बनाया, तमाम काम ऐसे कराया। आगरा से लेके बाहर तक ये रोड बनाया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया। तो आज तक उसके बाद इसकी मरम्मती हो रही है। आज आपने देखा होगा कि आगरा से लेके और बाहर तक के रोड पे आज तक कोई शिकायत नहीं आई होगी, वो भी समाजवादियों की सरकार में बना था वो जो। और जो भी सरकार काम हुए, आज कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। बिजली के लिए आपने देखा स्मार्ट मीटर के नाम पे सबसे बड़ी समस्या है इस्लामपुर विधानसभा की। स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता का जो दोहन हो रहा है, आपने देखा दोहन नहीं हो रहा। जो 400-500 रुपये का बिल आता था, आज उनसे 4000-5000 रुपये का बिल आ रहा है। और ऐसे स्मार्ट मीटर हम लोग कह रहे थे ये नहीं चाहिए हमें, जो है। तो ये जनता को बचाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर कम से कम हम लोगों की बात योगी जी तक पहुंची और स्मार्ट मीटर पर कम से कम प्रतिबंध लगा। इसके लिए मैं सरकार का, योगी जी का
मैं कम से कम जनता की बात को उन्होंने सुना, और लेकिन सुनने के बाद इतनी कृपा जरूर कर दें योगी जी, अभी मॉनिटरिंग करा लें, ऐसा ना हो फिर 5,000 रुपये बिल आ जाए। वो तो स्मार्ट मीटर तो रुक गए, लेकिन बिल की मॉनिटरिंग जरूर करा लें कि बिल जो है जो 500 रुपये आते थे कम से कम उससे ज़्यादा ना आए, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब कम से खेत की बुवाई की बात आ रही है, जनता फिर देखना आप जो है, इन्होंने जनता की बात, जनता को लाइन में लगाने का काम किया है। आपने 2016 में नोटबंदी की तो जनता को लाइन में लगा दिया, देखा आपने, लाइन में लगा दिया, और नोटबंदी के कहा काला धन वापस लाएंगे, और जीरो बैलेंस उसका खाता खुलवाए जो है, जीरो बैलेंस पे जो है खाता खुलवाने के बाद 15-15 लाख रुपए की बात की, 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद तब लाइन में लगे जनता ने, और लाइन में लग के खाते खुलवाए अपने जो है। और जब माता बहनों पे किसी पे 10,000 रुपये थे, 2,000 के नोट, किसी के 5,000 के नोट, वो सब चले गए। यानी आप मानते हो कि इन्होंने विकास कम और विनाश ज़्यादा किया? केवल ड्रामाबाजी, पूरे देश का विनाश कर दिया, पूरे देश की शिक्षा खत्म कर दी, गरीब के हाथ से शिक्षा ले ली इन्होंने जो है। आज पहले बच्चा अपना पूरा BA की डिग्री जो है अपनी 10,000 रुपये में ले लेता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शिक्षा का निजीकरण कर दिया। पूरे देश की शिक्षा को इन्होंने जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। अभी UGC का रेगुलेशन लेके आए ये, पहले हमेशा पूरे देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षाविद कुलपति हुआ करते थे, अब ये बिल लेके आ रहे हैं कि जो उद्योगपति होगा वो भी वाइस चांसलर नियुक्त होगा। ये क्या करना चाहते हैं? यानी किसी को भी उठा के किसी को भी बना देंगे। आप देखिए योगेश जी, अब ये कहते हैं कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं, देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया इन्होंने जो है, गरीब के हाथ से शिक्षा छीन ली। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भगवान प्रभु श्री राम ऐसी इनको सबको, देश की जनता को ऐसी शिक्षा को, देश की जनता को जो है ऐसा सद्बुद्धि दें कि इस बार कम से कम गरीब जनता की सुनने वाले लोगों की सरकार बनाएं। और चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो। किसान देख रहे थे आप, लाइन में लग गया, खाद नहीं मिला। जब खाद मिल जाता है, जब बुवाई खत्म हो जाती, चाहे इतना खाद है। इस बार देखना आपको, पिछली बार भी DAP नहीं मिली, ना यूरिया मिला। इस बार भी किसान जा रहा है तो 400 रुपये में यूरिया मिल रहा है। और मैं बता रहा हूँ, जब इस बार बुवाई का समय आएगा फिर किसान को DAP नहीं मिलेगी और यूरिया नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, जब किसी चीज़ की कमी है, तो जब 1350 रुपये में यूरिया थी, 266 रुपये में यह यूरिया का दाम था, तो ये कभी नहीं है, तो चाहे हम 2,000 रुपये में दें तो नहीं मिलेगी वो जो है। अब आपने देखा 400 रुपये में तो यूरिया मिल रहा है। जब कमी है तो योगेश जी 400 रुपये में कहाँ से आ रहा है? जब कमी है तो सब जगह कमी है, तो चाहे 400 रुपये में दो, चाहे 2,000 रुपये दो, जब नहीं है तो वो नहीं है। 400 रुपये में मिल रहा है, लेकिन 266 रुपये में यूरिया नहीं मिल रहा। DAP 1,350 रुपये में नहीं मिल रही, 1,800 रुपये में DAP मिल रही है। तो इसकी कालाबाजारी, ये सरकार के पाले हुए पोषित व्यक्ति जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो थोक विक्रेता हैं, वो जनता किसान को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जब आएंगे सरकार में, किसानों को न खाद के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, न बिजली की कोई समस्या रहेगी, न पानी की समस्या रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अद्भुत काम किए थे। अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा, लैपटॉप बांटने का काम किया था। हमारी सरकार फिर आएगी तो अखिलेश यादव जी गरीब के बच्चों को प्राइमरी से लेके और उच्च शिक्षा तक की सबकी शिक्षा जो है फ्री करने का काम कराएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपकी एकमात्र विधानसभा से जुड़ा हुआ है। आप क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि एकमात्र विधानसभा में क्या मानते हैं? माननीय विधायक जी की उपलब्धि अगर कोई है तो उनकी मीठी गोली वाली एक उपलब्धि है। ये क्षेत्र की जनता कह रही है, केवल वो मीठी गोली देते हैं जनता को। आजकल जनता के कोई काम, वाजिब काम उन्होंने कोई नहीं कराए, सिवाय मीठी गोली देने के अलावा जनता के, न तो यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को उन्होंने कोई रोजगार दिया किसी को। तमाम तरह के विधायक के तमाम काम होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारी विधानसभा के जुड़े हुए युवाओं को, जो तमाम युवा उनकी फेसबुक पर लिखने का काम करते हैं, तमाम उनके पीछे घूमने का काम करते हैं, अगर कम से कम 100-200 लोगों को अगर ठेकेदारी बना देते कम से कम हमारी विधानसभा के लोगों को, तो मैं मानता कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आज तक न तो युवाओं को कोई काम दिया, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक ही मानता हूँ मैं कि उन्होंने गांव-गांव हर परिवार में
जो पार्टी बंदी डालने का काम किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं माननीय विधायक जी की मानता हूं कि क्षेत्र के पूरे विधानसभा के गांव में उन्होंने 88 विधानसभा ग्राम पंचायतें हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां उन्होंने पार्टी बंदी न डाली हो। सबसे बड़ी विफलता क्या मानते हैं आप? विधायक जी की विफलता, विधायक जी की विफलता तो यही है, 2012 से 17 तक वो विधायक रहे तो उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी। 17 से 22 तक वो विधायक तो नहीं बने, लेकिन पूरे विधानसभा की जनता, आपको सब पता है, उनकी बुराई नहीं करती थी। आज 22 से लेके आज 26 हो गई, आज किसी गांव में सर्वे करा लेना, विधायक जी के बारे में जनता पेट को, आत्मा को मरोड़ के बैठी है और दुखी है इनके व्यवहार से जो है। तो मेरे अभी आगे के सवाल पानी, किसान और एतमादपुर क्षेत्र की समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि आगरा में गंगाजल परियोजना सरकार लाई है, उसे वो ऐतिहासिक उपलब्धि बताती है समाजवादी पार्टी, या फिर आप एज ए लोकल स्तर पर आप उसे कैसे देखते हो, कितनी उपलब्धि बड़ी है ये नहीं? गंगाजल के नाम पर ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जो वहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी, पूरे जनपद की गलियों को उखाड़ दिया। और गंगाजल का ये प्रोजेक्ट है, अगर ये गंगा का पानी अगर आगरा की जनता को अगर ये नसीब हो जाता तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती। ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि गंगा जल आज तक किसी गांव में आया हो, और ये कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होती है कि उन सड़कों को, मतलब गांव की गलियों को उखाड़ दिया। सीसी गलियां बनी हुई थी, इंटरलॉकिंग की गलियां बनी हुई थी, शहरों को सबको उखाड़ दिया, पूरा उखाड़ दिया, और अभी तक पाइपलाइन पड़ रही है। हाँ, तो पानी का विकास चाहिए तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, जनता हो झेलना या तो फिर पड़ेगा। कोई भी लोग हो। जिस गांव में पड़ गई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि एक क्षेत्र को पहले कंप्लीट कर लो, उसको जैसा एज इट इज, जिम्मेदारी ये होती है कार्यदायी संस्था की कि जैसा आपने खुदाई करने से पूर्व जैसा था वैसा ही करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन पूरे आगरा का सर्वे करा लीजिए, पूरे आगरा को उखाड़ के फेंक दिया, ग्राम पंचायत को उखाड़ के फेंक दिया, उनकी रिपेयर आज तक नहीं हुई, एज इट इज नहीं हुई। अगर मैं बता रहा हूँ, गंगा जल के नाम पर अगर ये स्कैम जो सरकार जब चली जाएगी तो सबसे बड़ा आगरा का घोटाला स्कैम जो होगा, तो गंगा जल की जो परियोजना है वो सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। आगरा के विकास पर, आगरा के गंगाजल परियोजना पर आप ही नहीं, एक आगरा के बहुत बड़े समाज सेवी बाल योगी हैं, वो भी 17,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बताते हैं कि घोटाला इस सरकार में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने जगह जगह सवाल खड़े किए हैं। क्या लग रहा है कि वास्तविकता में कोई बड़ा घोटाला हो रहा है जो सरकार अनदेखा कर रही है, या फिर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक राजनीतिक पॉइंट है आपके? मैं निश्चित रूप से जो वर्तमान में ये गंगाजल परियोजना चल रही है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर घोटाला न होता तो आपने देखा कि इनका ही विधायक जल शक्ति मंत्री का घेराव कर रहा है। ये क्या है? इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और आगरा के अंदर तो ये लोग जनता का ध्यान बटाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्षियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षियों को आगरा की जनता का पेयजल की समस्या दूर हो, इनसे ये चाहते नहीं है जो है। अरे हम तो ये चाहते हैं, हम तो बहुत पहले चाहते हैं गंगाजल यहाँ की जनता को नसीब हो जाए तो हम स्वागत है। अगर गंगाजल ये मिल जाए इनको लोगों को तो हम इनका स्वागत कर देंगे हम लोग जो है। आगरा में तो कुछ जगह मिल रहा है। अरे कुछ नहीं मिल रहा है, जाके पता कर लो, कुछ नहीं मिल रहा है। आज जगह जगह नरक बने हुए हैं पूरा आगरा जो है। और आप देखिए पूरा जिला खोद के डाल दिया। गंगा में इतना पानी आएगा कहाँ से? ये लोग डैम बना देंगे कहीं गंगा में, तो गंगा भी सूख जाएगी, कहाँ से लाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम इस तरह के जल पुरुष है राजेंद्र सिंह जी, उनसे कभी सवाल कर ले कोई यहाँ की मीडिया। जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी भी इस पर चिंता जता चुके हैं कि ये आखिरकार गंगा के साथ क्या करना चाहते हैं जो है। जो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं ये लोग, गंगा जल के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा जो है। लेकिन फिर भी आगरा की जनता को ये गंगा जल मिल जाता है
तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उपलब्धि होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो है, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जनता 2027 आ जाएगी, जो है 27 तक किसी गांव में ये पानी नहीं मिलेगा, और फिर कहेंगे चुनाव हो जाने दो, हम इसको ठीक भी कराएंगे, गंगा जल भी देंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं कहना चाह, जनता सुधर जाए, जनता जो है ये अपने को थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि कर ले, इनकी बहकावे में ना आए। निश्चित ये घोटाला, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, सरकार जिस दिन जाएगी ये बहुत बड़ा घोटाला अगर आकर्षित हो। ठीक है, मेरा अब नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हो। मैंने अपनी याददाश्त में देखा कि आपने शिक्षा में हर बार क्रांति लिखी है और बड़े बड़े पद भी हासिल किए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, युवाओं से जुड़े हुए वर्ग की बात करें, पेपर लीक से बात करें, युवा कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है आए दिन। सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं, कुछ पुराने अधिकारी, पुराने नेता इस तरह का काम करवा रहे हैं। आप कैसे मानते हो पेपर लीक का मुद्दा आजकल उत्तर प्रदेश या भारत में छाया हुआ है? देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से हर क्षेत्र में पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें पता है कि अभिभावक पेपर लीक हुए, इन्हें नियुक्ति करनी नहीं है, और उसके नाम पे फिर समय टालते जाते हैं। पेपर लीक होगा, परीक्षा निरस्त होगी, उसके बाद दोबारा पेपर होगा, उसमें कम से कम 6 महीने निकल जाए। अभी नीट का पेपर हुआ, आपने देखा नीट का पेपर जब बच्चा देने जाता है तो बच्चे, सेंटर आगरा का रहने वाला है, लखनऊ में उसका सेंटर पड़ा, उसका पेरेंट्स भी उसके साथ जाएंगे, एक पेपर दिलवाने में उसके 10,000 रुपये कम से कम खर्च होंगे। ठीक है, अभिभावक गया, बच्चे के ऊपर, बच्चा अवसाद की स्थिति में आ गया है। जब तैयारी करता है, पेपर देने के बाद अपने को रिलैक्स फील करता है। बच्चों का ये समझ लो भविष्य बर्बाद करने का ये सरकार काम कर रही है। तो क्या मानते हैं मैं ये मानता हूँ कि ये केवल लापरवाही है या संगठित लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार है? ये इन्हीं के मिले हुए लोग हैं, सरकार के पाले पड़ोसे लोग हैं, इनके द्वारा प्रायोजित लोग हैं। यही पेपर लीक कराते हैं, क्योंकि इन्हें नियुक्ति करनी नहीं, बच्चों को रोजगार देना नहीं। युवाओं को जो है, बच्चों को रोजगार नहीं देंगे, ये परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी तो इन्हें रोजगार देना पड़ेगा। आपने देखा कि अभी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो गई, परिणाम भी आ गया। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि परीक्षा जो हुई उसमें घपला हुआ, और उन्होंने जो है इंटरव्यू होने थे, साक्षात्कार की डेट घोषित हो गई थी, उसकी परीक्षा निरस्त कर दी। आज तक परीक्षा नहीं हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तमाम परीक्षाएं इन्होंने जो है इस तरह की हो गई। तो ये किसी युवाओं को ये रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरह से असफल है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये लोग कहते हैं कि हम पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम बिना पैसे के हम लोग काम करें। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता जो पहले थे, धरातल स्तर पर कार्य करते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे, अगर कोई एग्जाम लीक पेपर हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाते थे, आज वो समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड स्तर पर क्यों नहीं है? उन्हें क्यों डर लगने लगा है? क्योंकि अगला मुद्दा 2027 शायद पेपर लीक का होने वाला है या शिक्षा का होने वाला है। क्या होने वाला है आपकी राय? जब इस तरह की सरकार नाकाम होती है छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के मुद्दे पर, तो हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पर सरकार और सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्वीट करने के माध्यम से, वो कहते हैं कि ये युवाओं का और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है ये सरकार। और अभी आपने देखा महंगाई और नीट पेपर लीक के मामले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर के अंदर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। हम लोग आज भी आपसे कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब युवाओं और छात्रों के रोजगार की बात होगी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, और सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए हम लोग समय समय पर जिला मुख्यालयों पर धरना देने का काम करते रहते हैं। ठीक है, बहुत ठीक। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि योगी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, आप उनके ये 9 साल कैसे देखते हो? योगी जी की सरकार 9 साल पूरे हो रहे हैं उनकी, तमाम सरकार की उपलब्धियों की बखान ये लोग करने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था और सुधरी है। ये कहते हैं कानून व्यवस्था अगर उनकी बेहतर है
तो हर क्षेत्र में बेहतर होनी चाहिए। आपने देखा तमाम मुद्दे इस तरह के हैं कि जाति और धर्म देख के जो है ये कानून व्यवस्था और आरोपियों जो भी अभियुक्त होते हैं उस पर जो है कार्रवाई किसी धर्म और जाति को देख के नहीं होनी चाहिए। मैं जाति की बात नहीं करता, जाति कहाँ देखी उन्होंने? मैं जाति की बात नहीं करता। विकास दुबे का एनकाउंटर किया, वहाँ जाति नहीं मैं देखी। देखिए विकास दुबे, मैं मानता हूं कि चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अपराधी तो अपराधी है, उसको अपराधी कोई जाति नहीं होती और अपराधी को अपराधी मानकर सरकार को ये काम करना चाहिए। तो आपको कैसे लगता है कि अपराधी को और अपराधी नहीं माना है? तमाम आपको कैसे लगता है? नहीं। क्योंकि देखो जो बुलडोजर चला है, एनकाउंटर हुए हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड उठा के देखिएगा, कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, तब आज उनके एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है एक जाति विशेष को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं देखो अपराधी का एनकाउंटर किया है, बहुत अच्छी बात। योगी जी के तो सही काम करेंगे तो उसकी कोई नकारेगा। आप मानते हो कि सही काम किया है? तो जो अपराधियों का एनकाउंटर किया है वो सही है, मैं मानता हूं। तो आप इस बात से भी सहमत होंगे लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हुई कि वहां पर भी योगी जी को एनकाउंटर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये सरकार के सामने ये प्रश्न खड़े करते हैं आम जनता के सामने। तो मैं तो ये कहता हूं कि हर क्षेत्र में अपराधी कोई हो, तो अभी आपने देखा कि एक तरफ ये सनातन की बात करती है सरकार, शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, जब हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, बटुकों के साथ कैसा व्यवहार किया इनके अधिकारियों ने, क्या ये होना चाहिए? प्रयागराज में क्या ये होना चाहिए था? जो है ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। केवल शंकराचार्य जी यही तो कह रहे थे, शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोक दिया गया। हम तो ये कह रहे सनातन की बात करते हो तो समाजवादी लोग भी सनातन की बात कर रहे हैं, हम भी जो है। तो सनातन कम से कम शंकराचार्य के साथ तो उनके साथ तो ये ऐसा व्यवहार मत करो। बटकों को पुलिस मार रही है उनको। तो समाजवादी पार्टी ने तो शंकराचार्य को खुद पिटवा दिया था, उनकी सिर फाड़ा गया। देखो हमने की घटना है, पता नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा जो है नहीं। लेकिन 2016 में जो लोग मानते हैं, हमारे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी थी। तो योगी जी मांग लेंगे क्षमा? अभी योगी जी अरे मांग ली है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो यही तो कह रहे थे हाँ। कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कम से कम अपने अधिकारियों को डांटें, कम से कम शंकराचार्य जी से माफी मांगे। आज तक योगी जी ने माफी नहीं मांगी। अगर माफी मांग लेते तो शंकराचार्य जी आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो तो समाजवादी पार्टी के लिए सनातन यात्रा ये नहीं है, समाजवादी पार्टी के नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं कि वो शंकराचार्य जी शंकराचार्य हैं, उनका किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। भाजपा का कहना है कि अब वो शंकराचार्य नहीं रहे, वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी सनातन में ध्यान नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जो संत लागू करें, आप मानते वो तो संत मानते हैं उनको जो है। नहीं, आप और जो भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे को लागू न करे वो संत नहीं है। तो आप मानते तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को प्रमाण पत्र कहीं से लेना चाहिए। ये शंकराचार्य, भाजपा जब जिसको प्रमाण पत्र देगी वो शंकराचार्य होगा। सनातन धर्म हमेशा शंकराचार्यों की के आह्वान पर चलता है, और ये सनातन धर्म शंकराचार्य जो कहते हैं उसी को लोग देश के आवाम मानता है। तो इसलिए अब ये सरकार के विरुद्ध दिन आ गए हैं, इसलिए शंकराचार्यों का भी, सनातन धर्म के अनुयायियों का भी, शंकराचार्यों का भी ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए हम लोग कभी, हमारे समाजवादी लोग कभी किसी जाति धर्म की बात नहीं करते। न हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सभी धर्म गुरुओं का हम सब लोग सम्मान करते हैं। सनातन के किसी भी शंकराचार्यों का हम सम्मान करते हैं। किसी भी चाहे सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है सबका सम्मान करते हैं। ईसाइयों का सम्मान करते हैं। का भी काम करते हैं। नहीं, शंकराचार्य को पिटवाने का तो बीजेपी ने काम किया है। शंकराचार्य को पिटवाने का समाजवादी पार्टी ने काम नहीं, किया नहीं, नहीं, ये तो अभी है, अभी ताजा होकर देख लीजिए। बटकों के साथ हुआ है, उसमें तो शंकराचार्य को सीधा पीटा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके वीडियो तथ्य प्रमाण हम देंगे आपको। ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम, जब पुलिस ने कोई गड़बड़ कर दिया होगा तो मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने क्षमा मांगी थी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।
पुलिस प्रशासन के लोगों ने गलत काम कर दिया तो अखिलेश यादव क्षमा नहीं मांगते जो है। अखिलेश यादव भी क्षमा मांगी और आज शंकराचार्य जी इस बात को कह भी रहे, आज हम लोग सब समाजवादी लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं जो है। और शंकराचार्य जी नहीं, चाहे कोई भी सनातन धर्म का जो धर्मगुरु हैं, हम सबको मानने वाले लोग हैं। सनातन को मानने वाले हैं? सनातन को भी मानना है हम लोग। नहीं मानने? सनातन को भी मानना है हम लोग। कैसे मान रहे हो? और मुस्लिम के धर्मगुरु हैं उनको भी मानना है। धर्मगुरु मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आप सनातन को मानने की बात कर रहे हो? बिल्कुल मानने हैं हम लोग। कैसे मान रहे हो? माने रहे। हमारे यादव जी राम मंदिर देखने के लिए हमारे अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा इटावा में लोगों का वोट, केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। आपने देखा इस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है केदारेश्वर मंदिर। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाता है। मैं स्वयं एक बार नहीं 4 बार दर्शन करने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं जाते। अब सवाल तो ये भी अब ये आप कह रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता जा रहे नहीं जा रहे। एक बार का प्रमाण दिखा दो मुझे। अब ऐसा भी नहीं है वो नहीं जा रहे। अगर ऐसा होता तो आप बताइए, सनातन धर्म की बात न होती, भगवान प्रभु श्री राम से हमारी आस्था न होती, तो सबसे पहला जो चंदा चोरी का मामला आया, अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रभु श्री राम के चंदा को तो कम से कम बचा लो। सीबीआई की जांच कराने की हमने एक बात कही है, एसआईटी की बात इन लोगों ने गठित करने की बात की। हम तो कह रहे हैं सीबीआई, देश में सबसे बड़ी संस्था कोई है तो सीबीआई है। सीबीआई जांच कराने के लिए क्यों नहीं कहते हैं ये लोग जो है? और पहले एफआईआर होगी तभी तो सीबीआई की जांच होगी। तो हम तो ये फिर कह रहे हैं कि सीबीआई, अगर ये वास्तव में प्रभु श्री राम के अगर उपासक हैं तो ये पहले एफआईआर कराएं, और एफआईआर कराने के बाद तब सीबीआई की मांग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम लोग, हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी किया है और हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि अगर वास्तव में ये दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं तो ये वहाँ से जो मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ है, करोड़ों रुपया चंदा चोरी हुआ है, उसका जो है सीबीआई से पहले एफआईआर कराएं, फिर सीबीआई की जांच कराने की संस्तुति करें, तब हम मानेंगे। अगर ये काम कर देंगे तो हम लोग वास्तव में इस सरकार का भी हम धन्यवाद देंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सवाल है, क्या लगता है कि इस बार फिर से 25 राजनीतिक पार्टियां एक साथ होकर पीडीए के साथ आ रही हैं? कितना सफल मान रहे हैं कि 2027 में आप भाजपा को मात दे पाएंगे? इससे पहले भी आप लोग एक हुए होंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 2024 में हमारा पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल कांग्रेस के साथ समझौता किया और कांग्रेस का साथ समझौता करके 43 सीटें हम लोग जीते और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। 2027 में पीडीए के आधार पर फिर हम लोगों का समझौता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब समय और परिस्थितियों के आधार पर समझौते का निर्णय, गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, निर्णय वो करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2027 में पीडीए का मतलब ये है इस समय कि जो भी समाज का व्यक्ति पीड़ित है, जो भी दुखी है और जो व्यक्ति अपमानित है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, उसकी आवाज, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबकी आवाज उठाने का कोई काम करेगा तो वो समाजवादी पार्टी करेगी और समाजवादी पार्टी कर भी रही है। और आप देखना कि इस बार 2027 के चुनाव में 2024 को हम लोग दोहराएंगे और 2027 में कम से कम 300 सीट के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है। हम लोग, आप देख लेना, जनता ने मन बना लिया है, समाज का हर वर्ग तैयार है और इस बार 27 में हम सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मेरे कुछ रैपिड फायर सवाल हैं और उनके छोटे से एंगल में आपको जवाब देना है। मेरा पहला सवाल है, एतमादपुर की सबसे बड़ी समस्या। एतमादपुर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आगरा जलेसर मार्ग है और जो शहरी क्षेत्र पेयजल की समस्या। ठीक है, ये दो समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है, इस समय आवाम जो दुखी है वो कम से कम जो घर घर में जो पार्टी बंदी हो गई है उससे दुखी है, ये समस्या। ठीक है, नेक्स्ट, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत एतमादपुर या फिर उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी ताकत? सबसे बड़ी ताकत तो उसकी ईवीएम है और कोई ताकत है ही नहीं। जनता उसके साथ नहीं है। क्यों? आप जीतो ईवीएम, आप जीतो तो ईवीएम नहीं? नहीं, हमारे नेता ने कहा था, हम लोग कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में
403वीं सीट जीत जाए तब भी हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम वास्तव में ईवीएम में ठीक है, भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी? भाजपा की सबसे बड़ी जो कमजोरी है भाजपा की, वो अब कमजोरी तो उस समय 7वें आसमान पे हैं वो तो जो है, इस समय तो उनका दिमाग जो 7वें आसमान पे हैं, लेकिन कमजोरी उनकी जो है, अगर हम लोग 7वें आसमान पे तो जब है उन्होंने जनता के बीच जगह बनाई है, जनता के दिल में जगह बनाई है। क्या कमी रहती है कि समाजवादी पार्टी जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी कमी उनकी क्या है, वो जनता को गुमराह करने में, जनता का जो साइकोलॉजिकल इस समय दिमाग में ऐसा भर दिया है कि इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है देश के अंदर। आप देख रहे हो पूरा प्रशासन में कहीं भी चले जाओ ये भ्रष्ट हैं, और फिर भी दावे के साथ कहते हैं हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। तो ये भ्रष्ट भी हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, और ईमानदारी की दुहाई देने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी ये कमी इनके अंदर ही है। ठीक है, योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और नाकामी क्या दिखती है आपको? योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी जो किसानों की समस्या है, ठीक है, किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या सबसे बड़ी नाकामी है। इन्होंने कोई आज तक किसानों के लिए तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, युवाओं के लिए कोई काम नहीं, नाकामी है, और छात्रों का तो भविष्य बर्बाद करने का काम किया। तो ये किसान, नौजवान, छात्र और जरूरतमंद व्यक्ति है हर क्षेत्र में। ठीक है, सपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारी कार्यकर्ता है। ठीक है, सपा की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं, कोई गलती नहीं है हमारी। क्यों नहीं मानते हो आपके रोजगार पर बात करनी चाहिए? क्यों नहीं मानते हो आप शिक्षा पर बात करनी चाहिए? क्यों नहीं मानते हो कि आप युवाओं के हित की बात करके हम राज कर सकते हैं? ये गलती नहीं? देखिए, हमेशा हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की बात। हमने शिक्षा मित्रों को पक्की नौकरी दी थी, इन्होंने हटा दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला हुआ, हमने भर्ती किए थे, इन्होंने हटा दिए वो जो है। आज शिक्षा की बात, अखिलेश यादव जी के समय में 12 से 17 की सरकार में हमने शिक्षा और रोजगार की बात की, तमाम लाखों नौकरियां दी हमने जो है। तो हमेशा समाजवादी लोग हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ठीक है, कोई समस्या, गरीबों की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। आज गरीब आज भी कह रहा है, सिंचाई की बात किसने की? समाजवादी पार्टी ने की। रेवेन्यू आपने देखा था, सिंचाई के लगान और आपासी जो आते थे वो समाजवादी पार्टी ने खत्म किए थे। ठीक है, ठीक है। अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय भाजपा से लड़ने की चुनौती है, भाजपा से लड़ने की चुनौती और ईवीएम से लड़ने की चुनौती है। तो इसको हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, और जीतेंगे। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश का? सब इस समय उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एतमादपुर विधानसभा 2027 में क्या बड़ा बदलाव चाहती है? एतमादपुर में हम लोग जीतेंगे, और जीतने के बाद जो किसानों की और यहाँ क्षेत्र की समस्याएं हैं उसका समाधान करने का काम हम लोग करेंगे, हर क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आज एतमादपुर की जनता और यूपी की जनता आपको विशेषकर सुन रही है, तो आप कौन सा वादा नहीं करेंगे और करेंगे, कि कौन सी गारंटी देना चाहेंगे जिस पर आपकी राजनीति की साख टिकी हुई हो? अगर मुझे एतमादपुर विधानसभा की जनता मुझे अवसर प्रदान करती है, तो मैं एतमादपुर की देवतल जनता से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की समस्या जो होगी वो वीरेंद्र सिंह चौहान की समस्या है। ठीक है, 2027 में अगर वीरेंद्र सिंह चौहान विधायक बनते हैं तो 2032 में एतमादपुर कैसा होगा? आप अपना विचार व्यक्त कीजिएगा, लोग आपको सुन रहे हैं, ये मानिएगा। अगर मुझे 5 साल मिलती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो आप यकीन मानिएगा, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपोभूमि है, जन्मभूमि है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो ये जन्मभूमि है विधानसभा, स्वर्गीय हम लोगों के आदर्श उल्फत सिंह चौहान निर्भय जी को हम लोग आदर्श मानते हैं। उनके सपनों की ये विधानसभा होगी।
उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वीरेंद्र सिंह चौहान की होगी। जो निर्भय जी के बारे में लोग, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो जानते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरुदेव ने जो सोचा है कि ये विधानसभा का स्वरूप क्या हो, यहाँ का चाहे पेयजल की समस्या हो, आने जाने की समस्या हो, चाहे और यहाँ के स्टेडियम की समस्या हो, पीने के पानी का आई गया, यहाँ पर जो तमाम जो बैराज की समस्या, जो हमारे क्षेत्र में जल संस्थान की समस्या है, तो उसकी समस्या का समाधान कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। चाहे मुझे इसके लिए सड़क से लेके विधानसभा तक क्यों ना आंदोलन करना पड़े, चाहे मैं सत्ता से बाहर हूँ या सत्ता से बाहर हूँ, मैं सत्ता में हूँ, लेकिन एतमापुर की समस्या मेरी अपनी समस्या है। इसका सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता होगी। हर समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। ये मैं यहाँ की देवतुल्य जनता से, अपने परिवारीजनों से विश्वास दिलाता हूँ। और किसी भी परिवार में कोई झगड़े फसाद नहीं होंगे, पार्टीबंदी नहीं होगी, और जहाँ पार्टीबंदी होगी उसका समझौता कराने का मेरा पूरा प्रयास होगा। यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारे बीच वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जो गुफ्टा के अध्यक्ष हैं, और बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है, प्रत्येक सवाल का जवाब दिया है। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगला आप किसे हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर एक बार मुझे एतमादपुर विधानसभा की जनता मौका देती है तो जो विकास एतमादपुर जनता ने अभी तक नहीं देखा, वो विकास यहाँ होगा। हवाई नहीं होगा, जनता के बीच रहकर विकास होगा। हर मुद्दे पर बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, और प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख में शामिल होने की बात होगी। दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें ज़रूर दीजिएगा। इस विशेष पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत आभार हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया जी, और जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।